अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बड़ा अच्छा दिन आपका चल रहा होगा। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी पोएम नंबर 3 है, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाव। गौर से आज का लेक्चर आपने सुनना है क्योंकि ये पोएम हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। चाहे इसके MCQs हो जाएं, सिनोनिम्स हो जाएं, चाहे इसमें से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की बात हो, चाहे इसके क्वेश्चन आंसर्स हों, इस पोएम में से कुछ ना कुछ आता रहता है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है वो इस दफ़ा इस पोएम से आ जाए। इसलिए बच्चों, आपने आज बातें नहीं करनी और मुझे तंग भी ज़्यादा नहीं करना। मेरी अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, गला दर्द है, बुखार, फ्लू, हेडेक। लेकिन ज़ाहिर है आप लोगों को पढ़ाना ये हमारा मकसद है, ड्यूटी है, यहाँ से हम ऑफ नहीं किया जा सकता। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फिर इस तरह वो फील करते हैं कि ये प्रॉपर क्लासेस जो है वो नहीं हो रही। तो आना तो है, हमने पढ़ना तो है, और आज हमारा लेक्चर भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए गौर से आपने आज की सारी बातें सुननी है। ठीक है, चले मैं पहले आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कि ये जो हमारी आज की पोएम है, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाव, बड़ी ज़बरदस्त पोएम है। इसके अंदर डिफरेंट एंगल्स हैं। एक तो ये पोएम है कि जो नेचर है, जो फितरत है, वो जो कुदरत है, वो कितनी खूबसूरत है, और इसकी जो खूबसूरती है वो इटर्नल है, यूनिवर्सल है, दायमी, हमेशा हमेशा रहने वाली। कॉन्सेप्ट ये है कि जो खूबसूरत चीज़ क्या होती है। खूबसूरत चीज़ क्या ऐसी होती है जो आपको वज़ाक़ता सामने से अच्छी सूरत नज़र आए, तो फिर क्या अगर कुछ सालों के बाद वो उसका चेहरा वो वज़ाक़ता वैसी ना रहे, तो फिर इसका मतलब है कि वो तो खूबसूरत नहीं है। खूबसूरती एक ऐसी चीज़ होती है जो दायमी हो, जो हमेशा हमेशा रहे। और इस नज़म में हम देखते हैं कि ये फितरत की खूबसूरती है, ये कुदरत की खूबसूरती है जो हमेशा ऐसे ही रहती है। दरख्त हैं, नदी, नाले, पहाड़, समुंदर, ये परिंदे, ये जानवर, ये घास, ये सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो अल्लाह ने बनाई हैं, ये असल खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो शायर जो है वो बेसिकली एक सीज़न के अंदर, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, साल के एक वक्त में, वो कहता है कि इस मौसम के अंदर लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़, जितने भी दरख्त हैं, इन तमाम दरख्तों में सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत दरख्त जो है वो चेरी का दरख्त नज़र आ रहा है। वो बड़ा खूबसूरत दरख्त है, और जब वो इसकी खूबसूरती की बात करता है तो वो नॉस्टैल्जिक हो जाता है। ये वर्ड आपने जहन में रखना है कि ये जो पोएम है, इट इज़ एक्चुअली ए नॉस्टैल्जिक पोएम। नॉस्टैल्जिक, ये नॉस्टैल्जिक से निकला नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया या नॉस्टैल्जिक क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप माजी की बातों को लेकर पछताने लगते हैं कि काश ऐसे कर लेता, या माजी की यादों में हर वक्त खोए रहते हैं और आप अफसोस, गमज़दा रहते हैं कि ये हो जाता, वो हो जाता, वो सब लोग किधर चले गए, मेरा बचपन चला गया, अरे पुराना ज़माना कितना अच्छा था। इन तमाम यादों को कहते हैं, इस स्टेट ऑफ माइंड को, नॉस्टैल्जिया। तो ये पोएम बेसिकली एक नॉस्टैल्जिक पोएम है कि जिसके अंदर शायर जो है वो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुजार चुका है, और अब वो कहता है कि काश वो वक्त आ जाए, अब तो मैं वो वक्त नहीं गुजार सकता, अब तो मेरे पास बहुत थोड़ा बाकी वक्त रह गया है, ये दुनिया बड़ी टेम्परेरी है, ये ज़िंदगी बहुत थोड़े अरसे के लिए हमें यहाँ पर मिलती है, और हमारे इर्द गिर्द कितनी खूबसूरती है, मेरे पास तो वक्त ही बड़ा थोड़ा है, अरे ये क्या, मैं अब बस मैंने वक्त ज़ाया नहीं करना। ये सारा नॉस्टैल्जिया है। ठीक है, तो चलें इस पोएम को शुरू करते हैं। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाव, वो कहता है कि इस मौसम में अभी सबसे खूबसूरत दरख्त है चेरी का, इज हंग विद ब्लूम। हंग का मतलब होता है लोडेड, भरा होना। ठीक है, फुल ऑफ। ब्लूम क्या होता है? ब्लूम का मतलब होता है ब्लॉसम, खिले होना।
ब्लॉसम खिले होना, ठीक है। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ इज हंग विद ब्लूम, ये इसको उर्दू में हम यहाँ पर खोशे भी कह सकते हैं। खोशा, खोशा क्या होता है कि जब कोई फल वाला जो दरख्त होता है, जब वो उसके ऊपर वो छोटा सा फूल लगता है जो उसकी बुनियाद बनती है और वो बड़ा होकर फिर फल बनता है, वो जो छोटा पार्ट, जो टाइनी पार्ट स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं खोशा। इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बफ ब्लॉसम, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बफ, सबसे खूबसूरत दरख्त जो चेरी का दरख्त है वो भरा हुआ है उस फल से जो शाखों के साथ लगा हुआ है। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, स्टैंड्स अबाउट पर्सोनिफिकेशन, खड़ा होना, ये तो कोई जानदार चीज के बारे में ही हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं ना। तो और वो कहता है कि ये दरख्त लगे हुए हैं अबाउट द वुडलैंड राइड, ये वुडलैंड जो है ये पहाड़ सॉरी ये फॉरेस्ट है, दरख्त है। और राइड, राइड का यहाँ पर मतलब है रास्ता, वो जंगली रास्ता जहाँ पर जिस रास्ते पर आप गाड़ी के जरिए या घोड़े पर या किसी जानवर पर बैठकर सफ़र कर सकते हैं और वो रास्ता आप गुजार सकते हैं, वो वुडलैंड राइड। और वो कहता है एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और वो जंगल के अंदर जो रास्ता बना हुआ है उसके इर्द गिर्द दोनों तरफ ये चेरी के दरख्त लगे हुए हैं। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और उसने सफ़ेद लिबास पहन रखा है जैसा टाइड, टाइड का मतलब होता है टाइम, टाइड। ईस्टर के मौके के लिए क्या है कि ये विंटर सीजन है, बर्फबारी है, और वो सारा दरख्त जो है चेरी का वो बर्फ के साथ लदा हुआ, तो सफ़ेद बर्फ है। तो शायर ने इमेजिन किया, देखे कि तख़य्युल है ना, खूबसूरत बात की। और वो कहता है कि जंगल के अंदर वो जो रास्ता है उसको दोनों तरफ ये दरख्त लगे हुए हैं और ऐसा लगता है कि दे आर वेटिंग फॉर द ईस्टर टू कम, ठीक है, दे आर सेलिब्रेटिंग ईस्टर, एवरीवन इज हैप्पी। तो ये ईस्टर जो है ये क्रिश्चियनिटी का बिलीफ है जिसे कहते हैं सेकंड कमिंग, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। मुसलमानों का हमारा ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़िंदा जो है इस दुनिया से उठा लिया और वो क़यामत के करीब अल्लाह उनको जो है वो दोबारा इस दुनिया पर भेजेगा। जो क्रिश्चियंस हैं उनका ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको क्रूसीफाई कर दिया गया था, वो सूली पर चढ़ गए थे, लेकिन क़यामत के करीब जो है वो एक दफ़ा फिर आएंगे ये जितने ईसाई हैं इनको बचाने के लिए, ठीक है, इनकी हिफाजत के लिए, और फिर ईसाईयत का बोलबाला हो जाएगा। तो वो जो उनका ये मानना है कि वो त्यौहार जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी आमद होगी दोबारा, वो ईस्टर का त्यौहार है। तो इसका मतलब है कि जैसे हम इंतज़ार करते हैं मुसलमान कि कब इमाम मेहदी आएंगे, कब हज़रत ईसा आएंगे कि इस्लाम का बोलबाला होगा, मुसलमान पूरी दुनिया पर राज करेंगे, वो इसी तरह वो क्रिश्चियंस भी इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। वो भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि जल्द वो दिन आए जब हज़रत ईसा इस दुनिया पर आएँ और ईसाईयत जो है वो पूरी दुनिया पर राज करने लगे। तो ज़ाहिर फिर उसका सेलिब्रेट करना है तो खुशी होना है ना। तो वो शायर, चूँकि शायर भी खुश है कि ईस्टर का मौका आने वाला है और उसकी तैयारियां हो रही हैं, जैसे हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन इस दुनिया पर आए, ईद मिलादुन नबी, हम भी तैयारियां करते हैं कि इस दिन वो दुनिया पर आए थे। इसी तरह वो हज़रत ईसा के इस दुनिया पर दोबारा आने की तैयारियां, खुशियां मनाते हैं, ख़ास लिबास सफ़ेद रंग का पहनते हैं। तो वो कहता है कि ऐसा लगता है कि इंसान तो दूर, कायनात भी, ये फितरत भी, ये कुदरत भी सफ़ेद लिबास पहनकर ईस्टर की आमद का इंतज़ार कर रही है। नाउ ऑफ माई 70 years and 10, ये इस पैराग्राफ के अंदर नॉस्टैल्जिया है, माजी की बात को लेकर, याद रखना है आपने। वो कहता है कि अब वो जो मेरी 70 साल ज़िंदगी है, अभी वो 70 साल का हुआ नहीं है, ये 70 साल ज़िंदगी जो बाइबल के अंदर लिखी है, हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था ना, वो एक चैप्टर जिसमें वो पहाड़ के ऊपर जाते हैं, जो सेकंड चैप्टर है। तो वो उस आदमी, वो जो बूढ़ा बाप होता है, वो कहता है कि
मैं अब उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका हूं 60 years and 10 कि जब इंसान जो है वो टाइम बारो कर रहा होता है। क्लियरिंग इन द स्काई के अंदर, तो ये बाइबल के अंदर उनकी किताब के अंदर लिखा है कि इंसान की औसतन उम्र जो है इस दुनिया के ऊपर 70 साल है। तो वो उसके उस हवाले से ये रेफरेंस है। वो कहता है नाउ ऑफ माई 60 years and 10, अब वो कहता है कि जो मेरी 70 साल ज़िंदगी है 20 विल नॉट कम अगेन, उसमें से 20 साल जो हैं वो अब दोबारा नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि पोएट इज़ 20 years old, उस 70 साल में से 20 उसके गुजर गए, ख़त्म हो गए। एंड टेक फ्रॉम 70 springs अ स्कोर का मतलब है 20। और वो कहता है कि जब इन 70 सालों में से मैं 20 साल निकाल दूं, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, अब बाकी फिर मेरे पास सिर्फ 50 साल ही बचते हैं। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, ये जो तीसरा स्टांजा है, इस स्टांजा के अंदर शायर हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि हमारे इर्द गिर्द कुदरत की इतनी खूबसूरती फैली हुई है कि हमारे पास इतनी लंबी ज़िंदगी नहीं है। इस खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमारी इस दुनिया पर ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। तो कुदरत इतनी खूबसूरत है, कभी भी हमारा दिल नहीं भरता। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और वो कहता है कि चूँकि अब चीज़ों को देखना कि ये मुकम्मल तौर पर पक चुकी हैं, 50 springs आर लिटल रूम, तो 50 साल तो बहुत थोड़ा अरसा है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, अब इस आखिरी 2 लाइन के अंदर ना एक हरी है, एक वरी है कि अब मैं आई विल नॉट वेस्ट एनी मोमेंट नाउ, एक भी लम्हा ज़ाया नहीं करूँगा। और अभी फौरी तौर पर अबाउट द वुडलैंड, अभी मैं जंगल में जाऊँगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो, वो चेरी के दरख्त देखने के लिए जो बर्फ़ के साथ लदी पड़ी है। ये हमारी जो पोएम जो है वो बच्चों ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इस पोएम के अंदर हमने क्या सीखा कि जो पोएट्स हार्ट इज़ मूव्ड बाय चेरीज ब्यूटी, वो चेरी की खूबसूरती को देखकर हमारा शायर जो है वो बड़ा मुतासर होता है, और वो देखता है कि वो चेरी के जो शाखें हैं वो इसके फल के साथ जो है वो भरी पड़ी हैं। और जब वो ये मंजर कशी देखता है तो वो कहता है कि ये बड़े वंडरफुल पिक्चर है, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। और हर चीज़ उसे लगता है कि जैसे हर चीज़ ने सफ़ेद लिबास पहन रखा है। तो जब शायर जो है वो देखता है, जब वो सफ़र जो फॉरेस्ट में जाता है कि चेरी ने भी सफ़ेद लिबास पहना हुआ है, तो उसे दुख होने लगता है कि हर चीज़ जो है कायनात की वो ईस्टर की तैयारी कर रही है। तो ये सारा मंज़र कितना खूबसूरत है। तो मैंने तो 20 साल अपने ज़ाया कर दिए जब मुझे अंदाज़ा ही नहीं था, जब मैंने फितरत को गौर से समझा ही नहीं। तो अब तो मेरे पास बहुत थोड़ा अरसा रह गया है, अब मैं और टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। अब मैं फ़ौरी तौर पर जो है वो फितरत की गोद में जा बैठूँगा और उसकी खूबसूरती को इंजॉय करूँगा। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, और इसके साथ साथ हम देखते हैं नॉस्टैल्जिया इन मैन, जो कि हम माजी की यादों को लेकर जो है वो कितना दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। और तीसरी चीज़ इसके अंदर हम देखते हैं कि लाइफ इज़ टेम्पररी, लाइफ इज़ शॉर्ट, ज़िंदगी हमारी कम है, बहुत आर्जी है। ठीक है, बल्कि इर्द गिर्द जो कायनात जो दुनिया है वो हमसे कहीं ज़्यादा जो है वो परमानेंट है। हम तो सिर्फ 60-70 साल के लिए आते हैं, जबकि ये कायनात ये दुनिया हज़ारों सालों से लाखों सालों से चल रही है और पता नहीं आगे कितनी देर तक ज़िंदा रहेगी। हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त है, तो हमें बुरे कामों में, ख़राबियों में, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अल्लाह की जो बनाई हुई खूबसूरती है हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, क्योंकि आपको पता ही है मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा। कल इंशाल्लाह इस पोएम के हम जो है वो इसकी MCQs, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपको करवाऊंगा। ठीक है, अगर इस पोएम से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, स्क्रीन मेरे सामने है। ओके बिनते बेटा मैं बता देता हूँ व्हाट इज़ नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया होता है कि जब इंसान माजी की यादों को लेकर दुख करने लगे, जब अफसोस करने लगे, जब उसे लगे कि माजी में जो वक्त गुजर गया है अब वो दोबारा नहीं आएगा, और वो जब वो पछताने लगता है
या माजी की यादों में हर वक्त खोया रहता है, इस स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं नॉस्टैल्जिया। तो शायर भी जैसे कहता है, हाय मेरी 20 साल ज़िंदगी गुजर गई, अब वो तो कभी नहीं आनी, अब मैं क्या करूं, अब तो ये सारा नॉस्टैल्जिया है। या आप ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी तो बहुत छोटी है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं ये सारी खूबसूरती कैसे देखूंगा, ये नॉस्टैल्जिया है। सर आप टेस्ट में सुना है कि 5 चैप्टर्स देंगे, यहाँ पर कोई सिंध का है या कोई पंजाब का या कोई बलूचिस्तान का है, कोई केपी के का है, लेकिन हम तो पंजाब टेक्स्ट नहीं पढ़ते, हम अपना सिंध टेक्स्ट पढ़ते हैं। इसलिए प्लीज़ ग्रामर पोर्शन की टेस्ट लीजिए, सारा अच्छा तरीक़े से सॉल्व करें। ओके बेटा, आपका क्वेश्चन जो है वो मैंने टेकअप कर लिया है कि इसके साथ हम ग्रामर का भी कुछ ना कुछ ऐड कर दें। तो चले आज मैं देखूंगा और मैं बच्चों से भी मशवरा करूंगा, अपनी वॉल पे आपसे पूछूंगा कि ग्रामर का अगर हमने ऐड करना हो तो आपने वहाँ पर मेरी वॉल पे आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि ग्रामर के पोर्शन में क्या चीज़ें ऐड करें। ऊपर ज़रा चलें जी, एक मिनट सर, इसमें स्नो का वर्ड किस लिए इस्तेमाल हुआ है? ये कुदरत फितरत को जो है वो शो करने के लिए। समटाइम्स कहते हैं कि स्नो जो है इट्स अ सिंबल ऑफ डेथ, ठीक है, तो मौत। तो चूँकि वो नॉस्टैल्जिया है उसके अंदर और उसे लगता है कि वक्त जो है ये ज़िंदगी ये सब ख़त्म होने जा रही है, तो उस के कॉन्टेक्स्ट में भी जो है वो ये वर्ड यूज़ कर सकता है। लेकिन चूँकि वैसे ही बर्फ़बारी हो रही है ना, तो इस वजह से ब्लूम का भी बता दे बेटा। ब्लूम का मतलब होता है ब्लॉसम। सर ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ, ब्लॉसम मतलब ब्लूम, खिल उठना। जब कोई चीज़ पक जाए, जैसे फूल जो है वो जब पूरा खिल उठता है तो उसे कहते हैं कि फ्लावर हैज़ ब्लॉसम्ड, फूल जो है वो खिल उठा है। सर डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं? बेटा डिक्शनरी कैसे यूज़, अब देखिए जैसे कोई भी वर्ड आप खोलें, अगर आपको पता है कि मैंने बलून देखना है तो उसका जो बी पार्ट है और उसके बाद एल, वो उसको देखें। जब आप उस पार्ट का मीनिंग देख लें तो फिर आप देखें कि इसका रूट वर्ड कोई है या नहीं है, इसका रूट वर्ड क्या है, ये एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, एडवर्ब के तौर पर या एडजेक्टिव के तौर पर। तो इसे फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। बफ, बफ का मतलब होता है ब्रांच, शाख जिसे हम कहते हैं, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ। बफ का मतलब होता है ब्रांच, जैसे नहीं कहते ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, शाखें, दरख्त की शाख। ओके। ओ गालिब, तुम पता नहीं क्या पढ़ते रहते हो, तुम्हारे वर्ड्स मेरी तो समझ से बाहर है। ये ना बच्चा पता है कि जानबूझ के कोई ऐसे बड़े अनयूजुअल से इररेलेवेंट वर्ड्स लेकर आता है कि मैं ये पूछ लूं, अदरवाइज वो खुद भी डिक्शनरी यूज कर सकता है। जी जी, किधर है, हमने कहाँ पर लिखा है? अल्लाह, हाँ ओके, जी जी बिल्कुल। अल्लाह जो है वो कैपिटल वर्ड में ही लिखना चाहिए। और बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, पूछ लेने दो बच्चों को, कोई क्वेश्चन उनके रेलिवेंट हो सकते हैं। सर इंसान हमेशा अपने माजी के बारे में सोचता रहता है, इस वजह से हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए। जी कश्यप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर इंग्लिश अपनी अच्छी करने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, गाइड करें बुक्स? बेटा पहले तो आप एक तो न्यूज़ रीडिंग कर सकते हो, ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट नॉवेल्स पढ़ सकते हो। जब आप नॉवेल्स पढ़ लें तो आप साथ में प्रोज एसेज पढ़ सकते हैं फ्रांसिस बेकन के, उससे आपको जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। वुडलैंड, वुडलैंड मीन फॉरेस्ट। जंगल, फॉरेस्ट, हाँ जी। और अच्छा जी, चले आज का लेक्चर बच्चों मैं फिर आज एंड कर देता हूँ। कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें और खुश रहें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।